नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब माँ को बेटी की असलियत पता चली तो माँ ने अपनी बहू के साथ मिलकर कर दिया ऐसा काम कि बेटी के होश ठिकाने आ गए। माँ, अरे माँ, कहाँ हो आप? दरवाजा खोलकर जैसे ही राजीव घर के अंदर आया तो अपनी माँ विमला जी को पुकारने लगा। वह ड्राइंग रूम में इधर उधर देखने लगा, फिर सीधा उनके कमरे की ओर बढ़ गया। इधर रसोई में खड़ी उसकी पत्नी मीना उसे वहां के कमरे में जाते देख रही थी। राजीव बैग से सामान निकालते हुए बोला, लो माँ, आपकी दवाई ले आया हूं, खत्म हो गई थी ना। और हाँ, ये आपके घुटनों के दर्द के लिए मरहम भी लाया हूं। विमला जी ने बेटे के हाथ से दवाई ली और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा भाग्यशाली है तो वह मैं हूं माँ, जो मुझे आपके जैसी माँ मिली। याद है जब मैं छोटा था और बुखार में तपरा होता था तो आप सारी रात मुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी, कभी ठंडे पानी की पट्टियां रखती तो कभी मुझे दवा देती। बेजिक करने पर अपनी बाहों का झूला बनाकर मुझे झूला भी झुलाती। राजीव एक्टिंग करते हुए दिखाने लगा कि कैसे माँ उसे झूला झुलाती थी। विमला जी हंस पड़ी। तभी मीना, जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, हाथ कवर पर रखकर तारों की गोलियां दागते हुए बोली, वाह, माँ के पास बैठने के लिए आपके पास समय है। उनके साथ बचपन की यादें ताजा की जा रही है, लेकिन पत्नी से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। राजीव चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा। मीना गुस्से में जलती भुनती खड़ी थी। माँ ने ऐसे पाला, माँ ने वैसे पाला, माँ ने ये त्याग किया, वो बलिदान दिया। जब देखो माँ माँ के नाम का जाप करते रहते हो। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। श्रवण कुमार को भी पीछे छोड़ दिया इसने। याद ना हो तो बता दो, तुम्हारी एक बीबी और 4 साल का बच्चा भी है जो इस समय अपने पापा के आने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर राजीव बोला, ये क्या कह रही हो मीरा? तुम थोड़ा तो सोच समझकर बोला करो। और अगर मोनू मुझे याद कर रहा था तो इतनी बातें सुनाने की बजाय उसे यहां मेरे पास ले आती। मीना तिलमिला उठी और चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, मतलब तुम यहां से नहीं हिलने वाले? ठीक है, बैठी रहो अपनी माँ के चरणों में। मैं तो बेकार में तुमसे शादी कर बैठी। कहते हुए वह वहां से चली गई। माँ, मैं जाता हूं, कहकर राजीव अपने कमरे में आ गया और अपने बेटे मोनू को गोद में उठा लिया। मीना पीछे आई तो राजीव बोला, इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा करने वाली कौन सी बात थी मीना? मीना, तुम भी जानती हो कि आज कितने दिनों के बाद बस 2 मिनट के लिए मैं माँ के पास बैठा था। राजीव की बात पर मीना चुप ही रही। अच्छा, मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। राजीव बोला तो मीना गुस्से से बोली, खाना भी अपनी माँ से क्यों नहीं बनवा लेते? तुम जानते हो मीना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पति की ये बात सुनकर मीना पैर पटकती हुई रसोई में चली गई। इधर अपने कमरे में चुपचाप बैठी विमला जी एकाएक अतीत की तरफ खिंचती चली गई। केवल 10 साल का था राजीव और उसकी बहन प्रीति 8 साल की, जब उनके पति का साया उनके सर से उठ गया था। पति की अचानक हुई मौत के बाद जब विमला जी अकेली रह गई तो जिंदगी एकदम अंधकार में लगने लगी थी। अकेली औरत कैसे संभालेगी 2 बच्चों को? पहाड़ जैसी जिंदगी
अकेली काटनी आसान तो नहीं है। आस पड़ोस के लोग कहते तो विमला जी का कलेजा धक से रह जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पास रखे कुछ गहने को गिरवी रखकर एक छोटा सा टिफिन सेंटर शुरू किया। दिन रात मेहनत करके लोगों के घरों में खाना पहुंचाने लगी। हालात जैसे भी थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कभी भी रुकने नहीं दिया। मैं दिन भर काम करती और रात को राजीव और प्रीति के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई में मदद करती। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। राजीव पढ़ाई में होशियार था, मेहनती था। माँ की तपस्या रंग लाई और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। जब पहली तनख्वाह मिली तो सबसे पहला काम उसने माँ के लिए एक आरामदायक कुर्सी खरीदने का किया। माँ, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब आप आराम करेंगी। उस दिन विमला जी की आंखें खुशी से छलक पड़ी थी। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बेटे को गले से लगाते हुए कहा था, मेरा संघर्ष सफल हो गया बेटा। फिर विमला जी ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बेटी प्रीति की शादी कर दी। उसके बाद राजीव के लिए भी अच्छे घरों की लड़कियां के रिश्ते आने लगे। उन्हीं में से एक थी मीना। पहली नजर में मीना राजीव को भा गई थी। साथ ही पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। बेटे की शादी मीना के साथ तय करने के बाद विमला जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने सोचा था कि अब घर में बहू आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। उन्होंने मीना को बेटी की तरह अपनाने का सपना देखा था, लेकिन मीना के कदम इस घर में पड़ते ही विमला जी को एहसास होने लगा था कि उनके सपने और हकीकत में बहुत फर्क था। मीना को अपनी प्राइवेसी में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी, ना ही सास की और ना ही ननद की। उसे राजीव का अपनी माँ से इतना लगाव भी पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे साफ होने लगा कि मीना को इस घर में सिर्फ राजीव चाहिए, उसकी माँ या बहन नहीं। वह शुरू से ही विमला जी से कटी कटी रहती, उनके कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। जब भी उनकी ननद प्रीति मायके में आती तो मीना उसे बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। प्रीति ने भी इस बात को महसूस किया था। शुरुआत में तो विमला जी को लगा कि नई नई शादी हुई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन समय बीतने के साथ भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब तो वह उन्हें बातें भी सुनाने लगी थी, उन्हें टोकने या ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसके तीखे शब्दों के तीर हर दिन विमला जी के दिल को छलनी करते थे, परंतु वह चुप रहती, सोचती कि कभी तो मीना बदलेगी, कभी तो वह उन्हें वह सम्मान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतीत की यादों में खोई विमला जी काफी देर तक यूं ही बैठी रही। इधर राजीव को कई बार महसूस होता कि उसकी माँ अकेली होती जा रही है। वह मीना को समझाने की कोशिश करता, लेकिन मीना तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर भी राजीव को उम्मीद थी कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आज मीना बहुत उत्साहित थी। उसकी बहन ईशा, जिसके साथ उसका बचपन से बहुत गहरा लगाव था, आखिरकार उसका रिश्ता तय हो चुका था और मीना के माता पिता उसकी शादी का कार्ड देने घर पर आ रहे थे। आज घर में एक अलग ही रौनक थी। रसोई से घी और मसालों की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। शाही पनीर की महक, तड़के वाले छोले, सुगंधित पुलाव और गर्मा गर्म हलवे की खुशबू
पूरे माहौल को उत्सवमय बना रही थी। मीना बड़े चाव के साथ रसोई में सब कुछ बना रही थी। हर चीज का खास ध्यान रखते हुए बनाने के बाद चक्कर देखने लगी कि नमक ठीक है या नहीं, मिठास ठीक है या नहीं ज्यादा हो गई। अरे आज कुछ खास है क्या? ज्योति तैयारियां चल रही है? विमला जी ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। उन्होंने इतनी मेहनत से मीना को काम करते शायद पहली बार देखा था। मीना के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हाँ माँ जी, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं मेरी बहन ईशा की शादी का कार्ड लेकर। विमला जी हल्का सा मुस्कुराई। बहू के इस उत्साह को देखकर अच्छा लगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं भीतर एक टीस भी उठी। कुछ ही देर में मीना के माता पिता घर आ पहुंचे। बड़ी खुशी से वह उनसे मिली, उन्हें सोफे पर बिठाया और खुद उनके पास बैठ गई। विमला जी कमरे से बाहर आई तो मीना की मां शांति जी विमला जी से बड़े स्नेह से मिली और हालचाल पूछने लगी। लेकिन विमला जी ने अपने हाव भाव से जाहिर भी नहीं होने दिया कि उन्हें कोई तकलीफ या परेशानी है। फिर मीना अपने माता पिता की पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए बड़े स्नेह से उन्हें भोजन परोसने में लगी रही। विमला जी चुपचाप इस दृश्य को देख रही थी। मीना के चेहरे पर उत्साह, आंखों में चमक और हर शब्द में मिठास थी। उन्हें अचानक 2 महीने पहले का दिन याद आ गया जब उनके दामाद का ट्रांसफर विदेश में हो गया था। उनकी बेटी दामाद को विदेश शिफ्ट होना था। उससे पहले उनकी बेटी प्रीति मायके आई थी उन सबसे मिलने। प्रीति को दरवाजे पर देख मीना ने एक औपचारिक सी फीकी सी मुस्कान दी और फिर बिना कोई गर्मजोशी दिखाई अपने फोन में व्यस्त हो गई थी। थोड़ी देर तक प्रीति अपनी माँ और भाई के साथ बैठकर उससे बातें करती रही। हंसी मजाक, पुराने किस्से, बचपन की यादें। लेकिन मीना चुपचाप एक तरफ जा बैठी थी। राजीव ने ऑफिस के निकलने से पहले मीना को आवाज दी और कहा था कि मीना आज प्रीति आई है तो दोपहर को राजमा चावल बना लेना, उसे बहुत पसंद है। इस बात का मीना ने कोई जवाब नहीं दिया था। राजीव को मीना की इस बेरुखी पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं जानता था कि ज्यादा कुछ बोलेगा तो कलेश खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। फिर मीना बिना कुछ कहे रसोई में चली गई थी। कुछ देर बाद मीना बाहर आई और बोली, माँ जी आज लंच में खिचड़ी बनाई है, जब खाने का मन हो तो बता देना। विमला जी ने चौंक कर कहा था। अरे लगी बेटा प्रीति आई है, राजमा चावल बना लेती, उसे बहुत पसंद है। मीना ने उबाऊ चेहरे के साथ जवाब दिया। माँ जी मेरा तो सिर दर्द हो रहा है और वैसे भी पूरा दिन घर संभालती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, और जरा सा टाइम आराम करने का सोचा तो आप लोगों की फरमाइश शुरू हो गई। विमला जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई थी तो प्रीति का चेहरा भी एकदम उतर गया था। माँ रहने दो, भूख नहीं है मुझे, बुझे मन से वह बोल। उन्होंने एक नजर प्रीति की ओर देखा जो जबरन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कसक साफ झलक रही थी। आज वह दृश्य याद करके अनायास ही विमला जी की आंखें भर आईं। आज वही मीना अपने माता पिता के लिए इतना प्यार जता रही थी, उनकी पसंद की हर व्यंजन बना रही थी, उन्हें हाथ से खाना परोस रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिल में उठे तूफान को दबाते हुए एक भीगी सी मुस्कान ली और चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। घर में रौनक थी। हर रोज शॉपिंग के प्लान बना रही। मीना आए दिन अपनी सहेलियों के साथ मॉल जाती, कभी अपने लिए महंगी साड़ी तो कभी डिजाइनर लहंगा खरीदती। उसने राजीव और मोनू के लिए भी नए कपड़े लिए।
हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, लेकिन विमला जी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। हर रोज हाथों में बड़े बड़े बैग, चेहरे पर चमक, आंखों में खुशी लिए मैं बाजार से लौटी। फिर अपनी माँ से फोन पर बात करती, शादी की तैयारियों की बातें, गहनों और कपड़ों की चर्चा, रिश्तेदारों की लिस्ट, सब कुछ डिस्कस करती। अब शादी का कार्ड आ गया था, पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था। मीना ने कार्ड लहराते हुए उत्साह से कहा, राजीव प्लीज शादी के लिए छुट्टी ले लो, शादी को सिर्फ 10 दिन बचे हैं, हमें पूरे हफ्ते वहां रहना है। ये सुनकर राजीव चुप रह गया। आज राजीव ऑफिस से जल्दी लौट आया था। घर के अंदर आया तो महसूस किया कि वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वह यहां वहां देखने लगा, शायद मीना घर पर नहीं है। सोचते हुए वह माँ के कमरे में गया। माँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? आप इस समय तक सो रही है? राजीव ने चिंतित होकर उनके माथे पर हाथ रखा तो हल्का सा पसीना था। कुछ नहीं बेटा, सुबह से थोड़ी कमजोरी लग रही है, लगता है शुगर बढ़ गई। राजीव घबरा गया और बोला, आपने किसी से कहा क्यों नहीं? मीना कहाँ है? वह बेटा, उसकी सहेलियां आई थी, वह शॉपिंग पर जा रही थी तो मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों बेवजह उसकी खुशी में वादा बनूं? अच्छा ठीक है माँ, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप दवा खा लेना। कहकर राजीव रसोई में गया और कुछ ही देर में वापस आकर दवा निकालते हुए विमला जी को बोला, जी खा लीजिए माँ। और हाँ, घुटनों का दर्द कैसा है आपका? सुबह ज्यादा दर्द था बेटा, दर्द की दवा खाई थी तो आराम मिल गया था। राजीव ने चिंता भरे स्वर में कहा, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं कल ही अपॉइंटमेंट लेता हूँ। सुबह के 9 बज रहे थे। राजीव माँ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने शुगर की जांच की, कुछ जरूरी टेस्ट लिखे और दवाइयां दे दी। 1 घंटे बाद जब वे घर लौटे तो विमला जी कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। राजीव ने मीना को आवाज लगाई, मीना, माँ के लिए खाना ले आओ, फिर उन्हें दवा भी देनी है। मैंने दवाइयां निकाल कर रख दी हैं। कमरे में से कोई जवाब नहीं आया। सीधे बेडरूम की ओर बढ़ा। मीना आईने के सामने खड़ी अपने नए सूट पर दुपट्टा मैच करके देख रही थी। मीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ के लिए खाना ले आओ, राजीव ने थोड़ा तेज स्वर में कहा। मीना ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ आती हूँ। पहले ये बताओ, तुमने ऑफिस से छुट्टी ली या नहीं? हमें अगले हफ्ते निकलना है। राजीव ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मीना, मुझे लगता है कि हम 1-2 दिन पहले ही वहां जाएं, खामखा माँ को परेशानी होगी। ये बात सुनकर मीना ने उसे ऐसे देखा जैसे राजीव ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तेरी बात संभालते हुए राजीव बोला, अच्छा तुम एक काम करो, तुम इन मोनू को लेकर पहले चली जाओ, मैं शादी वाले दिन ही पहुंच जाऊंगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखने के लिए कोई तो यहाँ होना चाहिए। मीना भड़क उठी, क्या तुम मेरी बहन की शादी पर नहीं चलोगे सिर्फ इसलिए कि माँ जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है? राजीव, सब लोग क्या सोचेंगे? राजीव ने संयम रखते हुए कहा, मैं मना नहीं कर रहा हूं मीना, मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। अगर माँ की तबीयत ठीक हुई तो उन्हें भी लेता आऊंगा, लेकिन फिलहाल उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम चाहिए। राजीव अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। मीना अभी भी गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तभी अंदर से विमला जी की आवाज आई, मीना बहू, एक गिलास पानी तो देना, मुझे दवा देनी है।
मीना ने आंखें घुमाकर देखा। पहले उसका मूड खराब था और अब ये नई फरमाइश। उसने झटके से पानी का गिलास भरा और कमरे में धड़धड़ा गई और गिलास को साइड टेबल पर इतनी जोर से पटका कि पानी छलक गया। साथ में रसोई है, उठकर एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकती आप? विमला जी ने उसकी ओर देखा और बोली, आज घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, नहीं तो मैं खुद ही उठ जाती। मीना वही खड़ी रही। ये सुनकर उसकी बहुत तनी गई। फिर अपनी बातों की बाढ़ छोड़ते हुए बोली, वैसे मुझे एक बात बताइए, आप ये सब नाटक इसलिए कर रही है ना ताकि मैं राजीव के साथ मायके ना जा सकूं? सब समझती हूं मैं, वरना कुछ दिन पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी आप। विमला जी का दिल जैसे धक से रह गया। ये क्या कह रही हो बहू? हाँ वही कह रही हूं जो सच है। आप चाहते हैं कि मैं यहीं पड़ी रहूं और बस दिन रात आपकी सेवा करती रहूं? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं थी। तुम राजीव के साथ शादी में आराम से जाओ। मैं राजीव से बात कर लूंगी। उसे कहूंगी कि मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब बुढ़ापे में तो ये सब लगा ही रहता है। वाह, क्या खूब नाटक करती हैं आप। मेरा सारा प्लान बिगाड़कर आप ऐसे दिखा रही हैं जैसे आपका कोई कसूर ही नहीं है। बहू की बात सुनकर विमला जी हैरान भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन मीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। विमला जी ने दवा निकालकर पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे घूंट भरने लगी। शाम को ऑफिस से आते ही राजीव माँ के पास आया। बाप, तबीयत कैसी है? हमेशा की तरह उसने पूछा। विमला जी हल्के से मुस्कुराई। अब ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी कमजोरी रह गई है, और वैसे भी ये सब तो इस उम्र में लगा ही रहता है। अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ माँ कहिए। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें बहू के साथ उसकी मायके जाना चाहिए। राजीव ने गहरी सांस ली। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो कि बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे अपना प्लान कैंसिल कर दो। तुम्हें मीना के साथ जाना चाहिए, उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए तुम्हें। ये बात सुनकर मीना भी वहां आ गई और बोली, यही तो मैंने समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते ना, लेकिन मानते कहाँ हैं? मेरी बहन की शादी में अगर हम लोग ही पहले नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा मेरे मायके वालों को। इस पर राजीव बोला, तो ठीक है मीना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलने को तैयार हूं। हम वहां पूरा 1 हफ्ता रहेंगे। ये सुनते ही मीना का चेहरा खिल उठा। सच में? अभी पैकिंग कर लेती हूँ, कहते हुए जैसे ही वह बाहर जाने लगी तभी राजीव बोला, लेकिन मीना, मेरी बुरी बात तो सुन लो। अब क्या हुआ? मीना पीछे मुड़ी तो राजीव ने कहा, मैं माँ को भी साथ लेकर चलूं। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। अभी अभी खुशी से दमक रहा मीना का चेहरा अचानक बुझ गया। उसने हैरत भरी निगाहों से राजीव को देखा। क्या? माँ भी? शब्द जैसे कंठ में ही अवरुद्ध हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से बोली, लेकिन वो कहाँ? मेरा मतलब है, तबीयत ठीक नहीं रहती ना उनकी। हाँ, इसलिए मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, राजीव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अब तक चुप बैठी विमला जी ये सुनकर बोली, अरे नहीं बेटा, ये ठीक नहीं लगेगा। बहू के मायके में मैं कैसे रहने जा सकती हूँ? सब लोग क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगी। पर राजीव नहीं माना। उसने ठान लिया था या तो अपनी माँ को लेकर जाएगा, नहीं तो शादी वाले दिन ही वहां पहुंचेगा। मीना ने बुझेपन से अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जब उसने अपनी खूबसूरत साड़ियां
और गहने संभाले तो मन ही मन कुढ़ रही थी। लेकिन अजीब के सामने अब कोई तकरार करने का मतलब नहीं था। इसने चुपचाप सारा सामान समेट लिया। अगले 2 दिन राजीव अपने ऑफिस के काम निपटाने में लगा रहा। फिर जिस दिन मीना के मायके में माता की चौकी थी, उसे वह सब निकल पड़ी। सुबह का समय था। मीना ने सोचा कि गाड़ी में बैठते ही आराम से सफर पूरा हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों पर जल्दी पानी फिर गया। गाड़ी में विमला जी अपनी सीट पर बैठी थी। राजीव ड्राइव कर रहा था और पीछे की सीट पर मीना और मोनू थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन आधे घंटे बाद ही विमला जी ने धीरे से कहा, राजीव बेटा, गाड़ी किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में रोक लेना, मुझे वॉशरूम जाना है। राजीव ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी एक ढाबे के पास रोकी। मीना ने नाक सिकोड़ कर घड़ी देखी। अभी तो निकले ही थे। उसने मन ही मन बोला, लेकिन कुछ कहा नहीं। विमला जी वापस आए और गाड़ी फिर से चल पड़ी। लेकिन विमला जी ने आधे घंटे बाद फिर से गाड़ी रखवा ली। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब मीना का गुस्सा बढ़ने लगा। मोनू तो पूरे सफर में सोता रहा, लेकिन मीना के लिए ये सफर किसी परीक्षा से कम नहीं था। विमला जी उसे परेशान देखकर बोली, क्या करूं बहू, डायबिटीज की वजह से बार बार जाना पड़ता है। मीना ने गहरी सांस ली और अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर ली, जिसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हो। उनकी परेशानी तब और बढ़ गई जब रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। मीना का सब्र अब जवाब देने लगा था। देखा, अगर इतनी बार गाड़ी ना रोकनी पड़ती तो हम इस जाम में नहीं फंसते। अब माता की चौकी का पूरा कार्यक्रम मिस हो जाएगा। राजीव ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे मीना, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं जानबूझकर तो नहीं कर रही ना, तो मैं ही गलत हूं। मीना ने मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। आखिरकार वह मीना के मायके पहुंचे, लेकिन तब तक माता की चौकी का आधे से ज्यादा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। मीना के माता पिता और भाई भाभी ने उनका सबका स्वागत किया, लेकिन मीना के चेहरे की निराशा छिपाई नहीं छिप रही थी। राजीव गाड़ी से सामान निकालकर अंदर रखने लगा तो मीना की वह शांति से मुस्कुराकर विमला जी से बोली, अरे बहुत देर कर दी आने में। इससे पहले कि विमला जी कुछ बोलती, मीना फट पड़ी। क्या बताऊं मां, हर आधे घंटे बाद तो गाड़ी रुकवा जा रही थी। वॉशरूम में जाना था माँ जी को, बिना मतलब देर हो गई इनकी वजह से। ये बातें मीना ने अपने सभी मायके वालों के सामने कही थी। इस पर विमला जी ने अपनी सफाई में कहा, वो डायबिटीज की दिक्कत है ना, इसलिए। बेटी का व्यवहार देखकर शांति जी असहज उठी और बोली, अरे कोई बात नहीं बहन जी, आप आराम से आकर बैठिए। अगली सुबह घर में खूब चहल पहल थी। कोई किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा था, तो कोई शादी के बाकी कामों में व्यस्त था। इसी बीच मीना की भाभी ने इधर उधर नजर घूमा और फिर पूछा, अरे राजीव जी कहीं नजर नहीं आ रहे? मीना जो पहले से चिड़चिड़ी हो रही थी, खींचते हुए बोली, और कहाँ होंगे? बैठे अपनी माँ के पास, उनके चरणों में उनके घुटनों की मालिश कर रहे होंगे। इन्हें तो बस अपनी माँ चाहिए, मेरी परवाह ही कहाँ है इनको। और माँ जी भी जब देखो घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती है। उसका तंज भरा स्वर सुनकर उसकी भाभी थोड़ा ठहर गई। तभी शांति जी आई और उसे समझाते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, ऐसी बात नहीं है कि दामाद जी तुम्हें प्राथमिकता नहीं देते। अगर ऐसा होता तो हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ ना आते। मीना उनकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी अब भी झलक रही थी। इसी दौरान मीना का भाई किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। जाते जाते उसने राजीव से कहा, जीजा जी
चलिए ना, जरा बाजार तक जाना है, साथ हो लेंगे तो बढ़िया रहेगा। राजीव उसके साथ निकल गया और मीना जी धीरे धीरे चलकर बाहर आ गए और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर आराम से बैठ गए। उनके चेहरे पर सफर की थकान दिखाई दे रही थी, मगर फिर भी वह सबकी खुशी में शामिल हो रही थी। तबीयत ठीक ना होते हुए भी उनकी पूरी कोशिश थी कि उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। तभी मीना की एक कजन ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर बोली, आंटी जी, आप ठीक तो हैं? विमला जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस बेटा, बीमारियां तो वैसी चलती रहती है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मीना ने व्यंग्य से कहा, अरे इस उम्र में घर का काम तो होता नहीं है इनसे, लेकिन शादी में आने के लिए जरूर तैयार हो गई। मीना की इस बात का वहां पर खड़ी उसकी कुछ कजन हंस पड़ी। मीना ने मजाक को और बढ़ाते हुए कहा, सच में माँ जी को तो सफर करना भारी पड़ गया। रास्ते पर हम लोग वॉशरूम भी ढूंढते रह गए। हर आधे घंटे बाद गाड़ी रोकने का फरमान आ जाता था। सफर कर नहीं सकती थी तो घर पर ही रहना चाहिए था ना। ये सुनकर मीना के आसपास खड़े लोग फिर हंस पड़े, लेकिन विमला जी के चेहरे की मुस्कान एक पल में उड़ गई। उन्होंने जबरदस्ती अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा दर्द बयां कर रहा था। भीड़ में सबके चेहरे खिलखिला रहे थे, पर विमला जी अंदर ही अंदर शर्मिंदगी से डूबी जा रही थी। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे, लेकिन मीना के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उसे अभी भी यही लगता था कि सासू मां के कारण उसके रंग में भंग पड़ गया है। अगर उसकी सास यहाँ ना होती तो शायद मैं ज्यादा मस्ती कर पाती। इसलिए हर रोज किसी न किसी बहाने वह अपनी सास को तंज कसती और चुपती हुई बातें कहने से नहीं चूकती थी। कभी सब लोगों के सामने सास की सूती साड़ी का मजाक बनाकर रख देती, तो कभी उनकी बीमारी का। इधर जब मीना अपनी बहन ईशा के साथ बाजार जाती तो उसकी वह शांति जी थोड़ा समय निकालकर अपनी समधन जी के पास बैठ जाती। आज भी ऐसा ही हुआ। बहन जी, आपका तो मन लग रहा है ना? शांति जी ने पूछा। विमला जी हल्की मुस्कान के साथ कहती, हाँ बहन जी, सब अच्छा है। उनकी आंखें उनकी मनोदशा को बयां करती थी, लेकिन मुंह से वह कुछ नहीं बोलती थी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में चहल पहल, बारात पहुंची, रस्में हुई और फिर दुल्हन का विदाई का समय भी आ गया। सबकी आंखें नम थी। शांति जो उनके पति ने अपनी बेटी को गले लगाया और विदा किया। अब शादी की थकान सब पर हावी होने लगी थी। मीरा और राजीव ने सोचा कि एक दिन आराम कर लेंगे और फिर अगले दिन अपने घर लौटेंगे। रात हो चुकी थी। सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तो पूरे घर में अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। आवाज सुनते ही पूरा घर दहल उठा। सब लोग चौंक कर आवाज की दिशा में भागे। ये आवाज शांति जी की थी। सभी लोग घबराते हुए उनकी ओर दौड़े। दरवाजा खोलते ही जो दृश्य सामने था उसने सबको सन्न कर दिया। शांति जी जमीन पर गिरी हुई थी और दर्द से करहा रही थी। उनकी चीख सुनकर पूरा घर दौड़ पड़ा। मीना के भाई और भाभी ने तो तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तकलीफ इतनी ज्यादा था कि हल्की सी हरकत पर भी वह तड़प उठती। माँ क्या हुआ? कहीं चोट लगी है क्या? मीरा घबराई हुई थी। शांति जी ने दर्द से आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। जल्दी से गाड़ी निकाली गई और सबने मिलकर उन्हें किसी तरह सहारा देकर कार में बिठाया। मीरा के भाई भाभी उसे अस्पताल ले गए। मीना भी मां की हालत देखकर परेशान थी। जब वे लोग घर लौटे
तो मीना ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है? तो उसका भाई बोला, गिरने की वजह से मांसपेशियों में तेज खिंचाव आ गया, जिससे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। कि बात सुनकर मीना ने राहत की सांस ली। कम से कम कोई बड़ी चोट तो नहीं आई थी। घर लौटते शांति जी को बिस्तर पर लिटा दिया गया। अब मीना असमंजस में थी। राजीव की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और उन्हें वापस लौटना था, लेकिन मीना का मन अपनी माँ को इस हालत में छोड़ने का नहीं कर रहा था। राजीव, मैं भी माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ। राजीव ने एक पल सोचा और फिर सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम ध्यान रखना, माँ को कोई तकलीफ ना हो। मैं माँ जी को लेकर वापस जा रहा हूँ, वापस भी ज्वाइन करना है। जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो तुम भी आ जाना। मीना ने सहमति में सिर हिलाया। राजीव अपनी माँ विमला जी को लेकर घर लौट आए। शांति जी अब स्वयं उठ पाने में असमर्थ थी, इसलिए मीना और उसकी भाभी उन्हें सहारा देकर वॉशरूम तक लेकर जाती थी। एक दो बार तो सब ठीक रहा, लेकिन जब तीसरी बार शांति जी ने अपनी बहू को आवाज दी तो उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ झलकने लगी थी। उन्होंने हल्की आवाज में पुकारा, बहू जरा सहारा दे दो। भाभी ने गहरी सांस ली और अनमने भाव से उठी, उन्हें सहारा देते हुए वॉशरूम तक लेकर गई। फिर वापस बेड पर लिटाकर बड़बड़ाने लगी, इंसान है पानी की टंकी, इतना पानी पीती क्यों है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ी। इस बार तो मैंने सहारा दे दिया, लेकिन अगली बार मुझसे नहीं होगा। मीना अपनी भाभी की बात सुनकर चौंक गई। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। भाभी अभी क्या कह रही है? माती तकलीफ में है और आप तो। भाभी ने गुस्से से कहा, अरे राम जाने, तकलीफ में आप बहाना खोजती हैं काम ना करने का। मुझे तो लगता है सब ढोंग है इनका। इतना कहकर वह वहां से चली गई। मीना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी भाभी, जो एक आदर्श बहू कहलाती थी, उसकी माँ के लिए ऐसे शब्द कहेगी, उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा। शांति जी की आंखों में उदासी छलक पड़ी थी। उसके मन में बीते दिनों की कई घटनाएं घूमने लगी। उसके अपनी सास विमला जी के साथ क्या गया व्यवहार, उनके घुटनों का दर्द, सफर में बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत और उसका खुद का उन पर तंज कसना और सबके बीच मजाक बनाना। फिर भगवान उसे उसके कर्मों की सजा तो नहीं दे रहे। अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। शाम ढलने लगी थी। जब उनकी बहू रसोई की ओर जाने लगी तो शांति जी ने धीमे स्वर में पुकारा, बहू आज रात के खाने में पनीर की सब्जी बना लेना, मीना को बहुत पसंद है। लेकिन उनकी बहू बिना कोई जवाब दिए रसोई में चली गई। शांति जी ने सोचा शायद वो सुन नहीं पाई होगी, लेकिन कुछ देर बाद जब वह बाहर आए तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दलिया बना दिया है, जब खाना हो तो बता देना, उसने बुझे मन से कहा। ये सुनते ही मीना को जैसे दिल में कोई तीर चुभ गया। दलिया? लेकिन माने तो तुम्हें पनीर की सब्जी बनाने को कहा था भाभी। इस पर उसकी भाभी झुंझलाते हुए बोली, माँ तो बैठे बैठे बस ऑर्डर देना जानती है। मैं दिन भर घर का काम भी करूं, बच्चों को भी संभालूं और फिर आपकी और आपकी माँ की फरमाइश भी पूरी करती रहूं। मुझे भी थोड़ी देर आराम करने का हक है या नहीं? वैसे भी इतने दिनों से शादी भी पनीर की सब्जी खा खाकर थकी नहीं थी। अब जॉर्ज फिर से चटोरापन जाग उठा। इतना कहकर वह गुस्से से वहां से चली गई। मीना के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। वह चुपचाप खड़ी रह गई। उसके मानस पटल पर सहसा वही दृश्य उभरा जो उसने अपनी नजर के आने पर चीज बनाकर रख दी थी, साथ ही साथ दो आते हुए सुना दी थी। आज जब वही शब्द उसे
और उसकी माँ को सुननी पड़ी। तो उसे एहसास हुआ कि जब अपनी कई बार ठुकराई जाती है तो कैसा महसूस होता है। रात होने लगी थी, लेकिन मीना के मन में उतल पुतल मची हुई। दिन भर की घटनाएं उसे बेचैन कर रही। अपनी माँ की परेशानी उसे देखी नहीं जा रही थी। बस अब बहुत हुआ, भाभी का ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। भाई आएंगे तो सारी शिकायत करूंगी। उसने मन ही मन ठान लिया। कुछ देर बाद जब उसका भाई घर लौटा तो मीना तुरंत उसके पास पहुंची। भैया पता है आज भाभी ने क्या किया? उसके आवाज में गुस्सा था। माँ को सहारा देकर वॉशरूम तक ले जाने से मना कर दिया। कहती वो बहाना करती हैं। इतना तक कहा कि माँ तो पानी की टंकी जो बार बार वॉशरूम जाती है। मैं उम्मीद कर रही थी कि ये सुनकर उसके भाई का खून खौल उठेगा। वह गुस्से से उबल पड़ेगा और अपनी पत्नी को खींचकर दो तमाचे लगाकर बोलेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को ये सब कहने की? मीना को भाई के रिएक्शन का इंतजार था, लेकिन उसके भाई के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। बल्कि उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या गलत कहा तेरी भाभी ने? मीना हाथ तब रह गई। भैया आप तो माँ का इतना ध्यान रखते थे, अब अचानक? उसका भाई गहरी सांस लेते हुए बोला, मीना माँ तो बिस्तर पकड़कर लेटी है। तेरी भाभी पूरे घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है और फिर बाकी देखभाल भी। कि ये सब आसान है? लेकिन भैया तुम माँ के बारे में ये सब बोल रहे हो, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा। उनका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। उनकी तकलीफ को तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मीना की आवाज तेज हो गई थी। अभी मीना ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। वह वहां खड़ी रह गई, लेकिन तब तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि तमाचा मारने वाला कौन है। सामने उसकी माँ शांति जी खड़ी थी। बाप ने मुझे थप्पड़ मारा? पर क्यों? और आप तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है, तो ये सब क्या? मीना ने सवालों की झड़ी लगा दी। किसी के जवाब देने तक का इंतजार भी उससे नहीं हो पा रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। उसके दिमाग में हलचल मच गई। तभी शांति जी बोली, वह सब नाटक था, एक सोचा समझा नाटक जिसे मैंने तेरे भाई और भाभी की मदद से रचा था, तुझे सबक सिखाने के लिए, तुझे तेरी असली चेहरा दिखाने के लिए। मीना की तो जैसे सांस ही अटक गई। और ये सब सुनकर तो शांति जी ने कहा, जब तू अपने भाई को ये सब उपदेश दे सकती है कि उसे अपने जन्म देने वाली माँ का ख्याल रखना चाहिए, ये उसका फर्ज है, तो खुद ये बात क्यों नहीं समझ सकती कि तेरा पति भी तेरी सास का बेटा है? अगर वह अपनी माँ का ख्याल रखता है तो तू तो गुस्से से मुंह फुला लेती है, उसे जली कटी बातें सुना देती है। ये दोहरी मानसिकता क्यों? और तो और तूने तो सबके सामने अपनी सास के पहनावे, यहाँ तक कि उनकी बीमारी तक का मजाक बना रख दिया। मैं समझाने के बावजूद ना जाने कितनी बार तो अपनी सास पर चीखी चिल्लाई, उन्हें इतना बेइज्जत किया कि बेचारी शर्मिंदगी से जमीन पर गड़ी जा रही थी। लेकिन जब वैसे ही हालात मुझ पर तेरी माँ का पर बन गई तो तुझे मुझ पर तरस आने लगा, मेरे दर्द का एहसास होने लगा। जब तू अपनी सास का सबके सामने मजाक बना रही थी ना, दिल तो मेरा उसी समय किया कि तेरी अकड़ ठिकाने लगा दूं, पर सबके सामने मैं तेरा तमाशा बनाना नहीं चाहती थी। लेकिन मन ही मन मैंने ये भी ठान लिया था कि इंसानियत का पाठ तो तुझे पढ़ा कर रहूंगी। मैं जानती थी कि तू केवल बातों से नहीं मानने वाली, इसलिए ये नाटक किया हम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए तुझे, तूने तो अपनी ससुराल में हमारी नाक कटवा कर रख दी।
ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुझे। एक और तू है जिसने कभी अपने ससुराल वालों को अपनाया ही नहीं, तो दूसरी ओर तेरी सास है जिसने तेरे इतने बुरे व्यवहार के बावजूद कभी हमारे सामने शिकायत तक भी नहीं की। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तेरा सम्मान तेरे ससुराल वालों के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी बेइज्जती का मतलब तुम्हारी खुद की बेइज्जती है। मीना सिर झुकाए खड़ी थी। शांति जी का हर एक शब्द उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था। एक एक बात हथौड़े की तरह उसके दिल पर चोट कर रही थी। वह कांप रही थी। अचानक उसकी आंखें भर आई। मीना के गले से आवाज तक नहीं निकली। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उसके अपराध बोध के थे। माँ, मैं बहुत बुरी हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने माँ जी के साथ बहुत अन्याय किया। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी और घुटनों के बल बैठ गई। शांति जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, पश्चाताप करने से ही इंसान महान बनता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप सिर्फ आंसू बहाने से नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। अगले दिन मीना अपने भाई के साथ घर वापस लौटी। जैसे दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने विमला जी बैठी दिखी। उनके चेहरे पर अभी भी शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में अनकहा दर्द था। बहू, अब समधन जी कैसी है? ठीक तो है ना? उन्होंने पूछा, लेकिन मीना को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। बिना एक पल गवाए वो दौड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। विमला जी हड़बड़ा गई। उन्होंने मीना को उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं वैसे उनके पैरों में गिर रही। नहीं माँ जी, आज मत रोकिए मुझे। शायद मैं इस दुनिया की सबसे स्वार्थी बहू हूं। जिस घर ने मुझे सम्मान दिया, मैंने उसी घर की जड़ों में जहर खोल दिया। आपका प्यार समझ ही नहीं पाई मैं। अब तक राजीव भी स्तब्ध खड़ा ये सब देख रहा था। उसके लिए ये पल अविश्वसनीय था। विमला जी ने नम आंखें लिए मीना के सिर पर हाथ फेरा और कांपती आवाजें बोली, बेटा, नादानी वश बच्चे गलती कर बैठते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती है? मैं तो कब से इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब तुम अपने दिल से मुझे अपनी माँ बनाओगी। इतना कहते ही उनकी आंखों में भी आंसू बह निकले। उन्होंने मीना को गले से लगा ली। उस रात जब राजीव रोज की तरह अपने माँ के घुटनों की मालिश करने के लिए तेल निकाल रहा था, तो मीना ने धीरे से उसके हाथ से तेल की शीशी ले ली। राजीव, वह सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, अब उनकी सेवा मैं करूंगी। राजीव स्तब्ध था। विमला जी की आंखें भीग गई, लेकिन इस बार वह आंसू तकलीफ के नहीं थे, वे आंसू खुशी के थे। अब मीना उनकी बहू नहीं, बेटी थी, जो देर से ही सही लेकिन रिश्तों के महत्व को समझ चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मीना की मां शांति जी ने जो किया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।